जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं तो अच्छे के लिए लड़िए और करिए और करके दिखाइए। जैसा कि आप लोग बताया कैसे जीडी का रिजल्ट आ चुका है, तो अगर आप लोग का हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो फिर वैकेंसी आई, फिर एग्जाम है 26 फरवरी से, उसमें लग जाइए। क्या पता सब लोग निकल गए हैं, अभी अब आप ही का बारी हो। तो छोड़िए, तो बड़ी दूर की बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से एक अनुसूची और आर्टिकल भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4, और कुछ अनुसूचियां हैं जो हम पढ़ लेंगे और कुछ डिटेल में आज बात करेंगे। जैसे कल बात किए थे डिटेल में, आज उसी तरह फिर से डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ और अपने मुकाम की तरफ। कि जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है कि अनुसूची अनुसूची होता क्या है। अनुसूची कहने का से तात्पर्य यह होता है कि संविधान लागू किया गया था तो संविधान को संक्षेप में बताया गया था तो प्रस्तावना कहलाया था, और संविधान के अंतर्गत कुछ पॉइंट ऐसे थे जिनको अगर लिखा जाता तो संविधान कचरा टाइप का हो जाता। ये हम नहीं कह रहे थे, हमारे राजनेता लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसे भाग हैं, जैसे इसमें पहला लिखा गया संघ एवं राज्य क्षेत्र। पहला पॉइंट हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि इसमें पहला लिखा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और आर्टिकल 1 में लिखा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम। इसमें राज्य क्षेत्र के नाम लिखा जाएगा, इसीलिए लिखा जाएगा क्योंकि अगर आर्टिकल 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र दिया गया, लेकिन संघ एवं राज्य क्षेत्र का नाम दिया जाता तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, वो सारे का नाम लिखना पड़ता, फिर उनका डिटेल लिखना पड़ता कि इनका भाग कहाँ से कहाँ है, उत्तर से दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, और इनकी लेंथ, ब्रेथ, सारा चीज हमको लिखना पड़ता। इसीलिए हमारे राजनेता लोग इतने बुद्धिमान थे कि पहले संविधान लिखे, संविधान के संक्षेप में प्रस्तावना लिखे, और संविधान में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको छांट करके एक अनुसूची तैयार करी, जिसको कहते हैं शेड्यूल। शेड्यूल के अंतर्गत पहले 8 सूची उन लोगों ने दिए, ये 4 जो है संशोधन करके बाद में आए, ये अनुसूची जारी कर दिए कि हाँ इसके अंतर्गत ये होगा, इसके अंतर्गत ये होगा। हम बारी बारी से सारी चीज समझेंगे डिटेल में, ये नहीं कि बारी अनुसूची सर याद करवा दिए हो गया। याद करवाने के लिए तो हम कभी याद करा देंगे, 1 घंटा क्लास लगेगा, हम आर्टिकल 103 याद करा देंगे, लेकिन समझना है ना कि ये भारत अनुसूची क्या कह रहा है, तो वही आज समझेंगे। ठीक, पहला अनुसूची कहता है, अनुसूची तो आप समझिए कि अनुसूची क्या कहता है, अनुसूची किसे कहते हैं, व्हाट इज शेड्यूल। पहला में लिखा गया अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र, और आज ही क्लास में हम पढ़ाएंगे आर्टिकल 1, जिसमें भी लिखा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। दोनों में अंतर क्या है? आर्टिकल 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र ये कहता है कि इसमें जो संघ एवं राज्य क्षेत्र होंगे, सिर्फ संघ एवं राज्य, और संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी इनके नाम आएंगे, राज्य के 28 भी राज्य जो जितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के नाम अनुसूची 1 में दिया जाएगा, ना कि आर्टिकल 1 में। आपको आर्टिकल और शेड्यूल दोनों के बीच डिफरेंस पता हो गया होगा। पहला तो आपको समझिए कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम होंगे इसमें। दूसरा है वेतन भत्ता और पेंशन। दूसरा, वेतन भत्ता पेंशन से आप क्या समझते हैं? वेतन तो आपको, हम पढ़ा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आपको भी नौकरी लगेगी तो आपको भी वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, पेंशन मिलेगा। हालांकि कुछ क्षेत्र में पेंशन नहीं दिया जाता, बट पेंशन जब दिया जाएगा तो इनको भी तो किसी क्षेत्र में दिया जाएगा। वही कहता है कि वेतन भत्ता और पेंशन, और वेतन भत्ता पेंशन एक आदमी को तो नहीं दिया जाता। वेतन में मीन्स राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, कैग, राष्ट्रीय लेखा और महानियंत्रक, परिलेक्षक, सारे लोग को वेतन भत्ता और पेंशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक अपवाद में क्या आता है कि राज्यपाल, कौन से ऐसी व्यक्ति है जिनको पेंशन नहीं दिया जाता और क्यों नहीं दिया जाता? तो
राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वेतन भी दिया जाता है, भत्ता भी दिया जाता है, लेकिन पेंशन नहीं दिया जाता। और क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि अधिकतर जो राज्यपाल होते हैं वो आईएएस पदाधिकारी होते हैं या मिलिट्री से रिटायर्ड व्यक्ति होते हैं। इसलिए उनको पेंशन नहीं दिया जाता क्योंकि उनको ऑलरेडी पेंशन मिल रहा होता है। लेकिन अगर पेंशन नहीं मिलता तो वो तो फिर काम करते हैं ना राज्यपाल के थ्रू, फिर भी क्यों नहीं दिया जाता? ऐसा थोड़ी कि सारे आईएएस पदाधिकारी होंगे और मिलिट्री वाले होंगे तो वही राज्यपाल बनेंगे, ऐसा भी तो नियम नहीं है। लेकिन इसके लिए मुद्दा उठा था सरकार में कि सर राज्यपाल को पेंशन दिया जाए, तो फिर क्या कह के टाल दिया गया कि इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा, और काम ये राज्य में करते हैं तो ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था कि आप यूपीएससी के अंदर अगर आप सिलेक्ट होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम केंद्र कराता है, लेकिन अगर आप यूपीएससी के अंतर्गत आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएफ अगर बनते हैं, नियुक्त होते हैं, तो आप काम कहाँ करते हैं? स्टेट के अंदर। वही सेम प्रोसेस यहाँ है कि राज्यपाल को नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन काम वो राज्य के अंतर्गत करते हैं। तो केंद्र का कहना है कि पेंशन जो है वो राज्य सरकार देगी, लेकिन राज्य का कहना है कि हम पेंशन क्यों दें, जब आप नियुक्त करते हैं तो आप पेंशन दीजिए। यही कह के टाल दिया जाता है और राज्यपाल का कोई पेंशन नहीं दिया जाता। सेकेंड अनुसूची, आपको सेकेंड शेड्यूल समझ में आ गया हो। तीसरा है शपथ। शपथ के बारे में चर्चा मीन्स जितने भी लोग राष्ट्रपति हुए, मुख्यमंत्री हुए, एमएलए हुए, एमएलसी हुए, सारे को तो शपथ दिलाया जाता है। फिर सारे की शपथ के बारे में हमको लिखना पड़ता है। हालांकि शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया, 60 आर्टिकल 60 के अंदर उनकी शपथ के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें है लेकिन तो बाकी राष्ट्रपति को छोड़ करके जितने भी सारे हैं जो राजनीतिक मामलों में कार्य करते हैं, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, कैग, इन सारे को शपथ के बारे में चर्चा शेड्यूल 3 के अंतर्गत आता है। 4th के अंदर क्या आता है? राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीट शेड्यूल 4 के अंतर्गत आता है। और शेड्यूल 4 क्या कहता है कि एक चीज हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन, कि सबसे अधिक राज्यसभा सीट किस स्टेट में है? तो आपका सीधा सा उत्तर होगा सर उत्तर प्रदेश। फिर भी यूपी में कितने राज्यसभा सीट है? 31। सेकेंड बिहार, जिसमें 16। ये जब आर्टिकल 79, 80 और 81 सांसद, राज्यसभा, लोकसभा पढ़ेंगे तो उसमें हम सारे बताएंगे कि कौन से स्टेट के पास कितने राज्यसभा सीट है। अभी हम अनुसूची, अभी हम आर्टिकल स्टार्ट भी नहीं किए हैं, लेकिन हम आपको दर्शन करा दिया आर्टिकल 79, 80 और 81 में क्या होता है। यूपी के अंदर 31 राज्यसभा सीट है, बिहार के अंदर 11, बिहार के अंदर 16। बिहार में लोकसभा सीट 40 है, यूपी के अंदर 80 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 4 नंबर की राज्यसभा सीट के बारे में बताया गया शेड्यूल 4 में। 5वां है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति। अब बोलोगे सर जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र क्या है? मान लो आप जिस जगह पे रहते हैं उसका भी कुछ नाम होगा। शहर वर्ग में क्या होता है कि जिनका घर होता है उनके नाम पर आवास होता है। जैसे मान लो अक्षय कुमार के जैसे घर है तो उनपे बोर्ड लगाया जाता है कि अक्षय कुमार हाउस। अनुसूचित क्षेत्र समझने से पहले अनुसूचित जनजाति समझते हैं। जाति तो आप समझ जाएंगे कि शेड्यूल कास्ट में जिसको दिया जाता है, जैसे चमार, धोबी, पहले ततमा भी था लेकिन उनको हटा गया ईडब्ल्यूएस में, फिर कन्वर्ट कर दिया गया था क्योंकि उनको लग गया था कि अब ये शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे।
अनुसूचित जनजाति क्या होते हैं कि इनका जो हम लोग है ना, इनसे इनका जो व्यवहार है, जो रीति रिवाज है, वो हमसे अलग होते हैं। और ये लोग जंगल में निवास करते हैं, ये लोग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं, वो जनजाति कहलाते हैं। हम लोग के जैसा बिहेव नहीं रहता है उनका। उन लोग का अपना अलग रीति होता है, अलग रिवाज होता है, क्या खाते हैं, क्या पकाते हैं, वही उनका क्षेत्र होता है और वही जनजाति होता है। क्षेत्र मीन्स जो राष्ट्रपति के थ्रू वो छोड़ दिया गया है कि ये अनुसूचित जनजाति रहेंगे। लेकिन इसमें शेड्यूल 5 में पूर्वोत्तर राज्य को छोड़ करके बात किया गया। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति समझ के, अनुसूचित जनजाति वो जनजाति जिनके सामान्य मानव से उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, अलग कार्य होते हैं, अलग क्षमते होते हैं, वही अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। और अनुसूचित जनजाति जहां निवास करते हैं उनके क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। वो शेड्यूल किया रहता है। जैसे जनजाति गोंड जनजाति, संथाल जनजाति, बहुत सारे ऐसे जनजाति है जिनको जनजाति की कैटेगरी में रखा गया है। आर्टिकल 6 पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 के अंतर्गत जितने भी अनुसूचित जनजाति आएंगे उनको शेड्यूल 6 में रखा जाएगा। अब आप एक चीज गौर करिएगा कि 5-6 में 2 ऐसे शेड्यूल है जिसके अंतर्गत भारत के 28 राज्य के अंतर्गत और 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जितने भी अनुसूचित जनजाति में आते हैं वो सारे को इसमें रख दिया गया। तो ये शॉर्टकट हुआ कि नहीं हुआ, हमको इतना सा, हाँ या ना? यस। 5-6 समझ के। छठा है शक्ति का पृथक्करण। सर शक्ति का पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? ये वो शक्ति नहीं है जैसे घर में लाया हुआ तो उसके पास वो शक्ति दी गई है और उसके पास वो शक्ति गई। इस शक्ति का पृथक्करण है कि केंद्र सरकार जो है कुछ नियमों कानून बनाती है और कुछ नियम कानून राज्य सरकार बनाती है। जैसे पुलिस पर कानून राज्य सूची बनाती है फिर से। लेकिन आप हमको एक चीज और बताइए कि शक्ति का पृथक्करण, फिर अगर कोई ऐसा कानून होगा जिसको बोले कि नहीं आप नहीं बनाइए हम भी बनाएंगे, तो उस पर दोनों आदमी मिलकर के बनाएंगे, जिसको कहते हैं संघ सूची, समवर्ती सूची, सॉरी, संघ सूची केंद्र के अंतर्गत, राज्य सूची राज्य के अंतर्गत, समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत। लेकिन कानून उस पर अधिकार बनाने का अधिकार किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र को होता है। शक्ति का पृथक्करण आप समझ गए। 8वां भाषा। ये 8 ऐसे अनुसूचित थे जब हमारे संविधान लागू हो गए थे तो उसी वक्त इन अनुसूचित शेड्यूल को भी लागू कर दिया गया था। उस वक्त हमारे पास टोटल 14 लैंग्वेज थे। अभी कितने हैं? 22 भाषा है। ये 8 जो भाषा बचे सो 3 संवैधानिक संशोधन हुए थे, उसके अंतर्गत ये 8 भाषा बढ़े हैं। जब हम आर्टिकल 243 के आसपास जाएंगे वहां जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि इसका क्या मीनिंग है, कौन से भाषा कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जुड़ा गया है। 9वां था भूमि सुधार। भूमि सुधार ये 8 तो पहले से दे दिया गया था। एक जनरल सा क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है? आप बोलिएगा सर नेपाल में। अगर नेपाली भाषा नेपाल में बोली जाती है तो इसको हम अपने शेड्यूल के अंतर्गत क्यों रखे हैं? रीजन, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे नेपाली भाषा बोली जाती है। जैसे नेपाल से सटे हुए बॉर्डर उत्तर प्रदेश,
बिहार और थोड़ा इधर पूर्वोत्तर राज्य आ जाइए, सिक्किम के आसपास कुछ भाषा है जिसमें नेपाली भी बोली जाती है, इसलिए इनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया है। 9वां है भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या था कि बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र को दिया जाना था जिसपे दंगे चल रहे थे, तो कुछ भूमि सुधार के अंतर्गत कुछ भूमि बांग्लादेश को कन्वर्ट किया गया था। भूमि सुधार के अंतर्गत जो 1956 फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में दिया गया था, 1951। 10 नंबर क्या था? दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या था कि 1985 में तो ये आया। 1985 से पहले क्या होता था कि हम मान लो कि हमने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया, बीजेपी से इलेक्शन लड़े, हम जीत गए और सरकार बनने के लिए 243 सीट का आना जरूरी था, लेकिन बीजेपी के पास 40-50 सीट ही आ पाया। लेकिन अगर मेरा मन है कि कांग्रेस वहां पे सरकार बना रही तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे। कांग्रेस के साथ जाने का मतलब है कि मेरा पावर ऑलरेडी बढ़ जाएगा, हम सरकार में हैं, गवर्नमेंट में हैं, हम बोली रख सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत और दल बदल कानून इसी के अंतर्गत लाया गया था कि कोई भी नेता अब पार्टी चेंज करके नहीं जा सकता। लेकिन क्या हो गया सर, मुख्यमंत्री जी बिहार के जो है, जो 10 बार शपथ ले चुके हैं, वो कैसे बदल जाते हैं? तो बाबू वो चेंज वो नहीं बदलते हैं, उनके पार्टी बदल जाते हैं। पार्टी बदल सकते हैं, नेता नहीं बदल सकते। जीतने के बाद, जीतने से पहले अगर आपको चेंज होना है आप जा सकते हैं। हाँ, अगर पार्टी चेंज हो गया है उसके अंतर्गत आप सभी हैं, तो आप सभी को भी उस कैटेगराइज में जाना पड़ेगा। नेता जिस ये तरह लीडर जो जिस पार्टी में गए हैं उधर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आप अकेले उस पार्टी को छोड़ करके अलग नहीं जा सकते। आप इससे क्या समझे कि सर हम नहीं बदल सकते, लेकिन मेरे पिताजी घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ते हैं तो हमको भी घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम घर अकेले नहीं छोड़ सकते। बस समझ गए होंगे आप यहाँ तक भूमि सुधार तक। दल बदल कानून 11वां और 12वां क्या? 11वां 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया था ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम लेवल के स्तर पे होता है, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक लेवल का। और ग्राम पंचायत के अंतर्गत जैसे इनका मुख्य आदमी कौन होगा ग्राम पंचायत का, तो वो मुखिया होंगे, समझे? नगर पालिका, नगर पालिका एक ऐसा चीज है जिसको अधिक मान लो कि इसको नगर में ही लागू किया जाता है। ये दोनों तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाम से है, 11 ग्राम पंचायत, 12 नगर पालिका। नगर पालिका नगर में लागू किया जाता है, जिसमें स्वच्छता का ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिक लोग निवास करते हैं। महानगर, और वहां पे आप देखिएगा कि हर एक दिन मॉर्निंग टाइम में फर्स्ट आवर 9 से 10 के बीच में साफ सफाई हर दिन होती है। नगर पालिका के अंतर्गत ग्राम पंचायत में यह व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन नगर पालिका में यह व्यवस्था की गई है कि आपको रोज साफ सफाई करनी पड़ेगी। अगर नगर पालिका में 2 दिन के अंदर अगर साफ सफाई नहीं होती है, आप समझ जाइए कि इतना बदबू करेगा नगर, इतना बदबू करेगा कि आप रहने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सीमित क्षेत्र है वहां पे। ग्राम पंचायत में गांव इतना छोटा है, उससे ज्यादा तो उनका सिर्फ एरिया रहता है जो खाली पड़ा हुआ रहता है, जिसके गांव की भाषा में चौर कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ये 12 अनुसूची समझ गए होंगे, जिसको मैंने डिटेल में पढ़ा है। 12 अनुसूची में ऐसा कोई बात नहीं था जो हमने आपको नहीं समझाया। हर एक भाषा आपको समझाया कि अनुसूची कहते किसको है,
अनुसूची को हमने आपको समझा दिया कि एक मान लो कि एक संविधान हमारे पास किताब है जिसके पास 395 आर्टिकल है, उन्हीं को संक्षेप में लिखना प्रस्तावना कहलाया। संविधान कचरा न हो जाए उसके अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक को छांटे गए जिसको अनुसूची शेड्यूल के अंतर्गत लाए गए ताकि वे कचरा ना हो और इनको अलग से पढ़ लिया जाए और इसमें संशोधन हो करके ये 12, 13, 14 अपना जोड़ते हुए चला जाए। संवैधानिक संशोधन अगर नहीं आता तो इसके लिए टेंशन नहीं, हम संविधान संशोधन एक लास्ट क्लास में कर लेंगे, टोटल संविधान संशोधन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अनुसूची 1 के अंतर्गत है, भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 to 4। आप नोट कर लीजिएगा आराम से इसको। अब हम संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे जिसमें से आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ेंगे, फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे, पॉइंट बी नोटेड, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जिसके अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं 1 से 4। आर्टिकल 1 हेडिंग डालना और बताना कि आर्टिकल 1 क्या है। आज से आप 22 भाग है तो आप हमको 25 दिन से 30 दिन दीजिए, 30 दिन में हम सारे आर्टिकल खत्म कर देंगे। 400 से प्लस आर्टिकल हो चुके हैं, जो संविधान में पहले 395 थे, अभी 450 से प्लस आर्टिकल हो चुके हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। उसके अंतर्गत हम आपको पिछले क्लास में 9 क्लास में पहले भी समझाए थे, उसका क्वेश्चन का जरूरत अब पड़ेगा। आप कहीं भी बैठे हैं मन में याद कीजिएगा कि आर्टिकल 1 क्या कहता है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। लिखना संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हम बताएं। संघ कौन सी वाली संघ, यूनियन वाली या फेडरेशन वाली, अमेरिका वाली या इंडिया वाली? हम संघ पूछ रहे हैं आपसे। एक संघ हमने आपको बताया था सेकंड या थर्ड लेक्चर में कि एक फेडरल वाली यूनियन संघ होती है जो टूटकर आसानी से अलग हो जाते हैं, जिनको कोई संधि नहीं करना पड़ता। जैसे एग्जांपल ले लो अमेरिका, यूएसए, उनके राज्य टूट करके चाहे तो अलग देश बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नियम नहीं है कि आपका मन हुआ आप उठे और निकल गए, ऐसा नहीं है। संघ ये आसानी से टूटकर अलग नहीं हो सकते। ये यूनियन वाली संघ है, ये यूनियन वाली संघ है। ये टूटकर कभी अलग नहीं होंगे। ये टूटकर कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन इसमें जुड़ सकते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, लेकिन राज्य क्षेत्र का जो नाम होगा ना वो अनुसूची 1 के अंतर्गत आएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया हो आर्टिकल 1 के अंतर्गत हम क्या कहना चाहते हैं। आर्टिकल 2 लिखिएगा। आर्टिकल इसका क्या कहता है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और संघ क्या होता है, यूनियन वाले संघ, ये टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकते होंगे।
आर्टिकल 2 कहता है कि अगर कोई भी राज्य चाहे कि हम इंडिया में मिल सकते हैं तो वो मिल जाएगा। कोई भी राज्य भारत में मिलना चाहे तो वह मिल सकता है। इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आपको अलग जाना होगा तो आप अलग नहीं जा सकते। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये चीज आती है कि मान लो किसी राज्य का नाम चेंज करना है, क्षेत्र चेंज करना है, उसकी एरिया को चेंज करना है, क्या आप कर सकते हैं? एक ही आंसर होगा, हाँ आप कर सकते हैं। लेकिन उसका अधिकार भी किसी और के पास होगा और उस पर सिग्नेचर करने का भी अधिकार किसी और के पास होगा। आर्टिकल 3 यही कहता है कि आप राज्य के नाम, क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं। राज्य के नाम क्षेत्र में, जैसे कि सर आप पूछो कि ऐसा कोई नाम बताइए जिसका राज्य का नाम चेंज हो चुका है। एक दो ऑप्शन लिखो। जैसे पहले मैसूर होता था, मैसूर को अब चेंज करके कर्नाटक बोला गया, उड़ीसा को ओडिशा बोला गया, मद्रास को तमिलनाडु बोला गया, पुडुचेरी को पुद्दुचेरी बोलने लगा। ऐसे बहुत सारे नाम है जिनको चेंज किया गया। एग्जाम्पल में आप लिखना मैसूर, जिनको कर्नाटक कहा जाने लगा। सेकंड ओडिशा, उड़ीसा, जिनको उड़ीसा कहा जाने लगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनका भी तो राज्य में सरकार होगा, गवर्नमेंट होगी। अगर बिहार का नाम चेंज करना है तो बिहार में भी तो दो सरकार है, आरजेडी है, बीजेपी है, एनडीए है, बहुत सारे ऐसे सरकार, उन दोनों में भी फिर लड़ाई होगी कि बिहार का नाम हम चेंज करें या नहीं करें। लेकिन बिहार का नाम जब चेंज करने की बात आएगी तो ये साधारण बहुमत से पास होगा या नहीं, हमको इतना चीज बता, हाँ या ना? बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें सीधा क्या कहा गया है कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्य को यह अधिकार है कि उसके नाम और क्षेत्र में परिवर्तन आप कर सकते हैं, और ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। साधारण बहुमत। नेक्स्ट लिखना आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 के अंतर्गत ये मान लो कि आर्टिकल 1 में आप संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आए, 2 में नया राज्य जुड़ सकता है हुआ है, तीसरा में आप सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, और चौथा आर्टिकल ये कहता है कि 2 और 3 आर्टिकल में जो भी संशोधन होंगे
वो संशोधन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। आप माइंड को विकसित कीजिए और एक चीज का आंसर हमको बताइए कि अगर इसमें संविधान संशोधन नहीं रखा गया है, अगर ये संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा, तो क्या इस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना जरूरी है, हाँ या ना? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखा गया रहा, इसलिए इस पे अगर आप किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना चाहे तो उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर अनिवार्य नहीं है। यही एक ऐसा कानून है और जिसको साधारण बहुमत से आप पारित कर लेंगे, विशेष बहुमत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साधारण बहुमत जाइए, आप पास करवाइए। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत बना हुआ कानून संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएंगे। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 पॉइंट नोट करना। इसके बाद हम पढ़ाते हैं राज्यों का पुनर्गठन, जिस पर कैसे एक नेता 56 दिन के अनशन पे रहे और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनको तेलुगु भाषाई के आधार पर उनको राज्य का पुनर्गठन, राज्य का नया राज्य का दर्जा दिया गया। 56 दिन बिना भूखे प्यासे रहे, तब उनको राज्य का दर्जा दिया गया। ये आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हम 4 आर्टिकल पढ़ा दिए। संघ एवं राज्य, उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत यही 4 आर्टिकल आते हैं। एक पॉइंट और है, उसको नोट करिए। पानी में सर, आपने आर्टिकल 3 में बताया कि राज्य के नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल आपने हमको दिया। मैसूर के नाम था पहले, उसको कर्नाटका चेंज कर दिया गया। उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। मद्रास का तमिलनाडु कर दिया गया था। और आर्टिकल 2 के अंतर्गत हमको एग्जाम्पल बताइए। तो एक एग्जाम्पल नोट करना, जिसको 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जिसमें नए राज्य इंडिया में जुड़ गए। हमने आर्टिकल 1 बताया, 2 बता दिया डिटेल में, 3 बता दिया, 4 भी बता दिया। अब चलते हैं आगे। जब हमारा संविधान लागू किया गया तो 2 बड़ी चीज हम लोग को दिक्कत कर रही थी। पहला कि हम संविधान का निर्माण कैसे करें, और दूसरा था कि हम जो 565 देशी रियासतें हैं उनको मिला करके एकजुटता कैसे करें। हालांकि सारे तो एकजुट होकर के राज्य बना लिए थे, लेकिन 2 ऐसे राज्य थे जो बोल रहे थे कि हम नहीं जुड़ेंगे। जैसे था हैदराबाद और जूनागढ़। ये दोनों का सीधा क्या नाम था कि अगर हम पाकिस्तान में जाए तो पाकिस्तान में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में जाएंगे, हम अलग राज्य बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे। लेकिन इनको भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल मिल करके आयोग की गठन करके इनको अपने देश में मिला लिया। हैदराबाद और जूनागढ़ 2 ऐसे राज्य है। अब पॉइंट भी नोटेड कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
सबसे मेन मुद्दा यही काम था कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन कैसे करें। 565 देशी रियासतों को मिलाकर छह 14 स्टेट 6 यूटी का निर्माण किया गया। चौदह स्टेट और 6 यूटी। और इसमें एक जो कहा गया था कि पहले कौन गए थे, हमको एक क्वेश्चन बताओ कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने सबसे पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे जो गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हिंदी विश्वविद्यालय जाते हैं, एसके धर से बात करते हैं, कहते हैं कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आसानी होगी, जहाँ ज़्यादा भाषा होगी वहाँ हम राज्य का दर्जा दे देंगे और हमको आसान हो जाएगी। और ऐसे 565 देशी रियासतों को मिलाएंगे तो हम कितना देशी रियासतों को मिलाएंगे और राज्य का निर्माण करेंगे। लेकिन जब भाषाई आधार पर बात आई तो इनका विरोध होने लगा कि हम भाषाई आधार पर कैसे बना सकते हैं, आप इस भाषा के अंतर्गत इस राज्य का निर्माण कर देंगे, इस भाषा के अंतर्गत आप इस राज्य का निर्माण कर देंगे, बाद में अगर कुछ होगा तो आप इसका जिम्मेदार लेंगे। इनका विरोध हो गया एसके धर कमेटी का और उनका पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। पूरी तरह से निरस्त करने के बाद इनको राज्य का पुनर्गठन बनाया गया। राज्य का पुनर्गठन आयोग आया 1955 में। नोट करना, राज्यों का पुनर्गठन ये भाषाई आधार पर आया था तो इनको नहीं अपनाया गया। दूसरा था राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन के अंतर्गत ये 1955 में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपते हैं। केंद्र सरकार को सौंपते हैं और 1956 में चौदह राज्य और 6 यूटी का निर्माण किया जाता है। आप यहां तक समझ गए होंगे, पूरा डिटेल में हमने आपको पढ़ाया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और एक चीज कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो धरना पर बैठ गए थे कि नहीं, हमको भाषाई आधार पर ही राज्य का गठन चाहिए। श्री पेट्टुल्लू जी, यहाँ पे नोट करना, छोटा सा टॉपिक है। पेट्टुल्लू जी, श्री राम पेट्टुल्लू, श्री राम पेट्टुल्लू जी 56 दिन के अनशन पे बैठ गए थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। एक अक्टूबर 1953 इनकी मृत्यु के जस्ट बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को
भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किन राज्य का गठन किया गया था, तो वो थे आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953। हमने आपको आर्टिकल का पढ़ा दिया, अनुसूची पढ़ा दिया, आर्टिकल पढ़ा है, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन आयोग पढ़ा दिया। एक क्लास में सारे खत्म हो। ये जो जितना भी पढ़ाई ये भाग 1 के अंतर्गत आते थे। अब बचा भाग 2, जिसमें नागरिकता हम कल करेंगे। नागरिकता के अंतर्गत सीएए, किस तरह से आप नागरिकता अपना सकते हैं। शिखर धवन की अगर शादी हुई है, शिखर धवन इंडिया के हैं और उनकी पत्नी फॉरेन कंट्री के हैं, तो उनको नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी। ये सारे चीज हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।